गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मेला एकेडमी। सो आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्लास 12 अकाउंटेंसी की 2025 के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखो बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिसमें 2025 के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें 2025 में आपके एग्जाम्स जो देंगे जो बच्चे उनके लिए रिटायरमेंट और डेथ। देखो जब भी पार्टनर रिटायर कर रहा होता है या डेथ कर रहा होता है तो हमें किन किन चीजों को करना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा काम होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेट करें हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड जो हमारा काम होता है वो होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्यूमुलेटेड। फोर्थ जो है वो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द हमारा, अगर हम बात करें इसमें तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है जब भी एक पार्टनर रिटायर कर रहा होता है या फिर डेथ कर रहा होता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम साथ में लेकर चलते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। सबसे चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले आते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। देखो एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मानो ए और बी जो है या फिर ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं 3:2:1 पर। अगर इसमें से मानो अगर ए रिटायर कर रही है, सिंपल सी बात है, अगर ए रिटायर कर रही है तो इस केस में बी और सी की जो न्यू रेशियो होगी वो क्या हो जाएगा आपका। अगर ए रिटायर कर रहा तो बी और सी की हो जाएगी आपके 2:1, चाहे रिटायर कर रहा हो या डेथ कर रहा हो। अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब कि इसकी जो पार्टनर रिटायर कर रहा है या डेथ कर रहा है तो उसकी शेयर को कौन कितने में ले रहा है, नथिंग इज स्टेटेड। सिंपल सी बात है, जो पार्ट रिटायर कर रहा है उसको हटा दो, जो बच जाएंगे वो उनकी न्यू रेशियो। एंड सपोज यहाँ पर बी मानो कि डेथ कर रहा है, बी की डेथ कर रही है तो ए और सी जो है वो 3:1 में हो जाएगी। अगर सी रिटायर कर रही है तो इस केस में ए और बी की जो रेशियो है वो 3:2 हो जाएगी। तो चाहे रिटायर करे या डेथ करे, अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आपको तो सिंपल सी बात है, जो भी पार्टनर रिटायर या डेथ कर रहा है उसको हटा दो, जो न्यू बन जाएंगी वही आपकी क्या बन जाएंगी, न्यू रेशियो बन जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिटायरमेंट और डेथ के बाद अगर कोई और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा और डेथ कर रहा उसके शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर जो कंटिन्यू करेंगे फर्म को उन्होंने किस तरीके से लिए हैं, तो आपकी यही क्या बन जाएंगी, गेनिंग रेशियो भी बन जाएंगी। यही आपकी क्या हो जाएंगी, गेनिंग रेशियो भी बन जाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ओल्ड रेशियो गिवन होती है उसको हटा देते हैं, फिर न्यू रेशियो हो गई, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालते हैं गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएंगे आपके न्यू रेशियो ही क्या बन जाएंगे, गेनिंग रेशियो। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो ये चीजें आ जाएंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। तो ये हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन। अब आते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। तो देखो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आगे गुडविल की कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, लेट्स सी गुडविल का कैलकुलेशन। अगेन चीजें गुडविल की कैलकुलेशन सेम वही कॉन्सेप्ट्स होंगी, या तो आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, या तो आपका क्या हो जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो जब आप एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में होगे ना तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बातें याद रखना है, चाहे वो पार्टनर फर्म में पार्टनर रिटायर कर रहा हो या डेथ कर रहा हो, क्या करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है मतलब रिटायरिंग पार्टनर या तो डेथ पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेनी है। शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है, तो ऑलरेडी आप जानते हो, एडमिशन आपने कर लिया है, आप ऑलरेडी क्लासिफाई हो किस तरीके से निकालते हैं। तो रिटायरिंग या डेथ पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल जैसे ही आपकी कैलकुलेट हो जाती है, अब आपको क्या करने हैं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, पहले आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आपने कैलकुलेट कर ली। जो भी पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको आप क्या करोगे,
डेबिट करोगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कह सकते हो, या तो आप रिटायरिंग पार्टनर, या तो आप कह सकते हो डेथ पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। ये आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या करना है, कुछ भी नहीं करने हैं आपके। जो भी पहले आपको यो पार्टनर आपका रिटायर कर रहा है या डेथ कर रहा है उसकी शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, या तो रिटायरिंग पार्टनर्स या तो डेथ पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। किसमें, तो जो भी अमाउंट है ये अमाउंट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब हो जाती है, जनरली बच्चों को ये पता है कि सर रिटायरमेंट और डेथ के वक्त में पार्टनर्स क्या करते हैं आपके, तो गेन करती है। पार्टनर्स क्या करती है, गेन करती है। बट जरूरी नहीं है, 100% केस में ऐसे नहीं है। समटाइम्स क्या कर सकते हैं, जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस भी कर सकता है। तो अगर उस केस में किस तरीके से, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं अमाउंट का कैलकुलेशन, वो मैं अभी आपको सिखा देता हूं किस तरीके से कैलकुलेशन करने की। एग्जांपल लेके ही आपको दिखा देता हूं। सपोज मानो कि ए, बी और सी जो है वो 3:2:1 पर थे। बी जो है वो क्या कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। बी रिटायर करना और ए और सी का जब हमने निकाला कैलकुलेट करके, तो हमें क्या दिख रहा है कि ए जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/3 से, और बी जो है वो क्या कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है -2/3 से, कहने का मतलब 2/3 से। अब देखो यहीं पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है। आपको पता है कि जहां पर, और मानो कि यहाँ पर क्या कर रही है, बी बोल रहा हूँ, सी सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि बी तो रिटायर ही कर रहा है। तो इस केस में जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो क्या होती है कि सर एक तो गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, हम अमाउंट कैसे डालें। और कई बार बच्चे इसको बोलते हैं कि ये रेशियो है 1:2। नहीं है ये 1:2, क्योंकि ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। तो ये आपका न्यू रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, ऐसा कुछ रेशियो नहीं बना सकते हो आप। तो इस केस में एंट्री कैसे होगी, तो देखो सपोज मानो कि जो पार्टनर बी शेयर ऑफ गुडविल जो है, बी शेयर ऑफ गुडविल जो है वो 90,000 है। बी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 90,000 है। तो इस केस में देखो करना क्या है आपको, ए जो है वो गेन कर रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर करके जा रहा, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या कर रहा, सी सैक्रिफाइस कर रहा, सो टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कैसे होंगे, तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वक्त में बी की कैपिटल जो है वो किस तरीके से होगी, तो बी का शेयर ऑफ गुडविल आपने कैलकुलेट किया हुआ है 90,000 रुपीज। नाउ सी की अगर हम बात करें तो सी जो है वो 2/3 में है। देखो ध्यान से, या फिर सी को मान लो ये आपका 2/3 है, ये 1/3 है। तो सी जो है ये क्या है आपका 1/3 में है। तो 1/3 कहने का मतलब 1/3 ऑफ 90। सी का जब निकालोगे तो 1/3 ऑफ 90, दैट मींस कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगी। कितने हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे का जब निकालेंगे हम, ठीक है ना, तो ये सपोज कुछ भी चीजें हो आपकी, तो यहां पर जो है टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करने हैं, यहां पर ए के कैपिटल पे क्या करने हैं, आपको टोटल लिखने हैं जो भी बी की गुडविल है वो इनटू हिज शेयर जो ए गेन कर रहा है, दैट मींस 2/3। बी पे टोटल आपका 90,000 और सी पे जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, जो भी आपका बैलेंस है दैट इज द 90,000 इनटू सी जो है वो क्या कर रहा है 1/3 पे कर रहा है। देखो हो सकता है यहाँ बैलेंस मैच ना करे क्योंकि मैंने रैंडमली आपके यहाँ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो हो सकती है बैलेंस मैच ना करे। बट इस केस में एंट्रीज इस तरीके से करने हैं आपको और अमाउंट की कैलकुलेशन इस तरीके से करने हैं आपको। समझ में आ गई। तो गलती यहाँ पर क्या होगा आपका, बच्चे क्या करते हैं, ये चीजें गलतियां कर देते हैं। गलती समझ में आ गई क्या हो गई कि बी के शेयर ऑफ गुडविल को ही यहाँ भी डाल देते हैं और यहाँ भी डाल देते हैं। ये चीजें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और उनका बैलेंस कभी भी मैच नहीं होता। देखो ये मैच होंगे भी नहीं। करना क्या है आपको, एक्चुअल वे क्या है वो समझो। यहां पर क्या करनी, बी की तो 90,000 हो जाएगी,
अभी आपका ए का क्या करना है, ए का और सी का जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको यहाँ पे पहले फर्म का गुडविल निकालना है। तो मान लो बी था 2/6 में आपका, तो 90,000 इंटू 2/6 में था, मीन 6/2 कर देंगे, तो 2,70,000 जो है वो क्या है आपकी फर्म की गुडविल है। क्या है, फर्म की गुडविल है। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे 2,70,000 रखने हैं और यहाँ भी 2,70,000 रखने हैं। आई बात समझ में? अब देखो ऑटोमेटिकली आपका मैच कर जाएगा आपका, ठीक है ना। ये 1,80,000 हो गया, ये 90,000 हो गई और ये भी आपका 90,000 हो गया। आई बात समझ में? तो बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो इसी पार्ट पे करते हैं। आपको वो चीजें नहीं करनी है। जब भी एक पार्टनर गेन एक सैक्रिफाइस कर जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको फर्म की गुडविल निकालनी है और फर्म की गुडविल से फिर जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेट करनी है, आइदर इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और इन द केस ऑफ डेथ। दोनों में ही इस तरीके से होंगे। एंट्री क्या पास करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये चीजें हैं गुडविल का कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट जब पार्टनर रिटायर कर रहा होता है या डेथ कर रही होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किस केस में आती है, डेथ के केस में ही आता है आपका। ये आपका रिटायरमेंट के केस में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स आती हैं। देखो क्या होता है, रिटायरमेंट जब हो रही होती है तो पार्टनर्स के बीच में पार्टनर जो है वो डिसाइड करता है कि मैं फर्म के एंड में रिटायर कर जाऊंगा, मींस फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिटायर करूंगा। बट डेथ आपका, ये आपका सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये कभी भी डेथ हो सकता है। तो इस केस में जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मानो 1 of 4/19 है और एक पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, 30 of सितंबर पे ही क्या कर रहा है, आपका डेथ कर जा रहा है। तो 30 of सितंबर पे डेथ कर रहा है, दैट मींस पूरा अगर फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा ये था। अब फाइनेंशियल ईयर हमारी पूरी ये थी, ये यहाँ पर ही डेथ कर गया, मतलब इन बिटवीन में डेथ कर गया आपका। तो इस केस में क्या होगा, वो इतने दिन तक तो सरवाइव था, तो इतने दिन तक का क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसको यहां से यहां जितने दिन तक वो सरवाइव किया उतने दिन तक को तो उसकी प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो वो प्रॉफिट मिलेगी कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि जनरली आप लोग जानते हो कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो पूरी एट द एंड ऑफ द ईयर, द फाइनेंशियल ईयर में बुक क्लोज होता है तभी कैलकुलेट होती है। अब हमारे पास में तो इन बिटवीन में ही हमें क्या करनी पड़ रही है, बुक को क्लोज करनी पड़ेगी, फिर बुक को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। बट वहां तो करेंगे, बट प्रॉफिट हम किस बेसिस पे दें, क्योंकि प्रॉफिट तो पूरे साल का कैलकुलेट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वो दो टाइप्स में होते हैं आपके, मतलब दो वेज है आपका। पहला है ऑन एवरेज बेसिस, ऑन एवरेज बेसिस। देखो ऑन एवरेज बेसिस पे क्या होता है, पार्टनर्स ये डिसाइड करती है कि पिछले कुछ साल को हमारी प्रॉफिट जो थी उसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे और एवरेज कैलकुलेट करके जो भी उसकी शेयर होगी वो हम दे देंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो एवरेज बेसिस होती है इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशंस गिवन होती है, जैसे कि ये भी कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि लास्ट ईयर की जो भी आपकी क्या थी प्रॉफिट रहेंगी उसका ट्वाइस देंगे हम, या तो लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/3 देंगे, मींस एवरेज देंगे, या कोई भी कंडीशंस दी जा सकती हैं। 100% जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक एवरेज प्रॉफिट ही होंगे बोल के एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है हमें वो लिखना होगा, जो भी कंडीशन है वो इनटू क्या करना होगा, हमें हिज शेयर करना होगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, सॉरी डेथ कर रहा है, एंड इनटू क्या करनी होगी आपको, जितने नंबर ऑफ मंथ्स आपका वो क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ या तो डेज। अगर मंथ है तो नीचे 12 डालोगे, डेज है तो आप 365 डालोगे। क्लियर हो गई? तो ये हो गया आपका एवरेज बेसिस में जो भी कंडीशंस हैं, हिज शेयर और नंबर ऑफ मंथ और डेज, ये आपके एक एवरेज बेसिस में कैलकुलेट करके आएंगे। दूसरी जो है आपके वो है आपका टर्नओवर और सेल्स बेसिस, टर्नओवर और सेल्स बेसिस जिसे हम कहते हैं, या तो आप टर्नओवर कह सकते हो या तो सेल्स कह सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो है आपका वो क्या है, टर्नओवर और सेल्स बेसिस। देखो जब टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट
टू सेल्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया। टर्नओवर और सेल्स बेसिस मतलब हो गया कि लास्ट ईयर जितना भी हमने क्या किया था, हमने जितना भी सेल्स किया था उसका कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, वो हम एक परसेंट फाइंड कर लेंगे और उसी परसेंट को बेस लेकर के हम क्या करेंगे इस ईयर का भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकालना है। कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगा आपका प्रॉफिट कौन से ईयर की, लास्ट ईयर की प्रॉफिट। इसको डिवाइड करोगे किससे, सेल्स से। किससे, सेल्स। कौन से सेल्स से, तो लास्ट ईयर की सेल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू 100 से। तो सपोज कुछ परसेंट में आ जाएगा आपका वैल्यू। मतलब ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट ईयर हमने इतना सेल्स किया था, लास्ट ईयर हमारी प्रॉफिट इतनी हुई थी, मतलब जितना भी हमने सेल्स किया था उसका इतना परसेंट हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करनी है कि दैट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of death। इस केस में क्या करनी है आपको, अब यहां पर आपको सेल्स लिखना है। कौन सा का, करेंट पीरियड का, या करेंट पीरियड हम कह सकते हैं। मतलब जिस दिन फ्रॉम कह सकते हो फर्स्ट ऑफ, इस एग्जांपल से अगर लेते हैं तो 1 से लेकर के 31 तक कितना सेल्स हुआ है इनटू हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज कर देंगे, ठीक है ना, जो भी आया, और इनटू हमें क्या करना पड़ता है, जो भी उसका शेयर है वो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ना मंथ डालने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो गलती करते वो यहाँ भी क्या करते हैं 6/12 कर देते हैं। देखो वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्स है ना ये हम सिर्फ और सिर्फ इतने दिन का ही ले रहे हैं। मतलब फर्म जब स्टार्ट हुई थी फाइनेंशियल ईयर से लेकर के जिस दिन पार्टनर डेथ कर रहा है उस दिन तक का ही हम ले रहे हैं सेल्स। इसीलिए हमारा क्या नहीं है, आपका यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स डालने की जरूरत नहीं है, बट ऑन द एवरेज बेसिस पे आपको डालनी पड़ती है क्योंकि उस पे कुछ करेंट बेसिस पर नहीं रहता है। ये आ गया आपका समझ में कि किस तरीके से दोनों पे कैलकुलेट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस कि ये तो कैलकुलेट करके उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गई, नाउ एडजस्टमेंट कैसे होंगे। तो देखो एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है। एडजस्टमेंट में भी कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने हैं। देखो इसमें पहली कंडीशन है, अगर इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो इस केस में क्या हो जाती है, इस केस में हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। एंड सेकेंड केस है, अगर इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो क्या करनी है, तब हम जैसे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कह सकते हो या तो डेथ पार्टनर कह सकते हो, डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई किस रेशियो में, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़नी है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू दैट पार्टनर की कैपिटल, इस केस में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब न्यू रेशियो गिवन होती है क्वेश्चन में, इस केस में हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर कह सकते हो कि जो पार्टनर डेथ कर रहा है किसमें, गेनिंग या जैसे मतलब इजी वर्ड में बताओ तो जैसे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, सिर्फ उस तरीके से आपको ये भी क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इजी वर्ड में आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मींस एडजस्टमेंट इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट अब क्या चीजें करना होता है, तो आपको रिवैल्यूएशन बनाना होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनती है, तो आपको अच्छे से पता है। जिन लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट एडमिशन वाले में मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप उस वीडियो को जाकर के डिटेल में चेक करो, आपको पता चल जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर क्या बनती है। ये भी इजी में मैं बता देता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा,
यहाँ पर आ जाएंगी जो भी आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, जो भी एसेट्स में क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अगेन उल्टा हो जाएगी, लायबिलिटी में अगर यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर लायबिलिटी में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आ जाती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को डालते हैं, और यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को डालते हैं। क्लियर? अब अगर आ गए तो जो भी डिफरेंस आती है इस हमारा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, इधर डिफरेंस आ गई बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टेक्स भी किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको क्लैसिफाई कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्टनर्स की रिटायरमेंट के केस में, किसमें, रिटायरमेंट के केस में, देखो अगर हम रिटायरमेंट की बात कैसे करें, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको हमें बैलेंस देनी है या नहीं देनी है, कुछ भी, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, उस पैसे को रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में डाल देंगे। एंड इफ अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर इफ पेमेंट इज डन, इफ पेमेंट इज डन, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक। और अगर इफ पेमेंट इज ड्यू, इफ पेमेंट इज ड्यू, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर की लोन अकाउंट ओपन कर दी जाएगी, और फिर जाके क्या करेंगे, इस लोन अकाउंट का बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है ना। नाउ कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पार्ट पेमेंट नहीं कर रहे, तो जो पार्ट को पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए ये एंट्री, जो पार्ट पेमेंट नहीं कर रहे ये एंट्री। अब आएंगे कि सर लेजर में कैसे आएगी, तो सिंपल सी बात है, मानो यहाँ पर ए है और बी, अगर बी रिटायर कर रही है तो आपको यहाँ पर टू बैंक लिखना है अगर कुछ पेमेंट कर रहे हो तो, और अगर ड्यू है आपका तो टू बीस लोन अकाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। समझ में आ गई। बाकी जो पार्टनर्स हैं जो आगे फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे वो आपका सीडी, आपका जो भी है वो कैपिटल में सीडी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बी का जो है वो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका टू बैंक बीस लोन। देखो डेथ में ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना, कई बार बच्चे डेथ में भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ रिटायरमेंट का दिखाया है। अब हम देखते हैं डेथ के केस में क्या होगा। तो देखो डेथ के केस में तो पार्टनर तो डेथ कर गया, अभी उसके बैलेंस जो भी ड्यू है हम ना तो उसको पेमेंट कर सकते हैं ना ही हम उसके लोन अकाउंट में डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि जो भी पार्टनर डेथ कर रही है सबसे पहले उस पैसे को उसके लीगल हायर जो भी होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि डेथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, सबसे पहले हमें उसके पैसे जो भी उसकी ड्यू है उसे एग्जीक्यूटर में डालना होगा। अगर क्वेश्चन में बोला भी है पेमेंट करने के लिए तो आप डायरेक्टली आप डेथ पार्टनर को तो पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेमेंट कैसे सर्वाइव करेगा, वो तो डेथ कर चुका है। तो सबसे पहले जो भी रिमेनिंग बैलेंस, जो भी बैलेंस सीडी आती है वो पहले जाएगी डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटर में। अब अगर आप क्या कर रहे हो, इफ पेमेंट इज डन, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश। और अगर इफ पेमेंट इज ड्यू, अगर आपने पेमेंट क्या नहीं किया है, नहीं किया है, तो इस केस में डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में चली जाएगी। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। नाउ अगेन अगर हम बात करें कैपिटल में, तो अगर ये मानो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट अगर है, तो सपोज यहाँ पर अगर बी डेथ कर रहा है तो जो भी इसका बैलेंस होगा ना वो चला जाएगा बी's एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। पेमेंट अगर हो भी रही है फिर भी आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालना है पहले, अब उसके बाद एग्जीक्यूटर का अकाउंट अलग सा बनेगा। ये देखो ये बनेगी एग्जीक्यूटर, बी's का
एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले इस बैलेंस को यहाँ डालना होगा आपको बाई 20 कैपिटल करके, उसके बाद यहाँ पे जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक करके ये वाले एंट्री के अकॉर्डिंग, और अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे तो टू 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ये वाले एंट्री के अकॉर्डिंग। समझ आ गई, क्लियर हो गया। ये चीजें हैं रिटायरमेंट और डेथ में। देखो इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेथ के केस में डेथ पार्टनर को ही पेमेंट कर देते हैं। कैसे करोगे पेमेंट, क्लियर। अब इसमें जो इस साल सबसे ज्यादा आने की जो चांसेस है वो है आपका डेथ पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है ना उसको बनाना। किस तरीके से बनाते हैं लोन अकाउंट वो देख लो। सपोज मान लो कि एक पार्टनर है जो बी है वो रिटायर कर रहा है या फिर मानो डेथ कर रहा है जिसको 3 लाख पेमेंट ड्यू है, ठीक है ना। कब ये डेथ कर रहा है, 30th of September 2019 में। अब यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कि ए और बी जो है उन्होंने, ए और सी उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस 3 लाख के पेमेंट को 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे और उस पे आरओआई होगा 10% पर एनम का, क्लियर। और कहा है कि हम सेमी एनुअली पे करेंगे। क्या करेंगे, हम सेमी एनुअली पे करेंगे, मतलब हर 6 महीने पे हम पेमेंट करेंगे। तो कैसे बनेगी वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप 20 का जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले पैसा कहाँ चला जाएगा, बाई 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। कितना, 3 लाख रुपीस। मैं डेट के साथ आपको दिखा देता हूं ताकि समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं डेट के साथ दिखाता हूं तो देखो सबसे पहले यहां पर आ जाएगी 30th of 9/19 में। आपको क्या करना है, यहां लिखने हैं बाई 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना आपका पेमेंट ड्यू है, तो अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ ये कैपिटल नहीं, ये 20 एग्जीक्यूटर या फिर कह सकते हो आपका ये लोन अकाउंट बन रहा है ना, 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना का पेमेंट ड्यू है, तो 3 लाख का पेमेंट ड्यू है। अब ध्यान से समझो, हाँ कहा है कि सेमी एनुअली पे कर रहे हैं, मतलब साल में 2 बार। तो सबसे पहला पेमेंट कब होगा आपका, तो 30th of 9 में है, तो सबसे पहला पेमेंट हो जाएगा 31st of 3 2020 में। तो यहाँ लिखोगे बाई इंटरेस्ट, किस पे कैलकुलेट होगा, 3 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स के लिए, 3 लाख पे 10% 6 मंथ के लिए। क्यों हुआ 6 मंथ, तो देखो कहा है सेमी एनुअली, यहां से यहां डेट भी 6 महीने का है। अब आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो आप 31st of 3 2020 में क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। तो पेमेंट कितनी होगी, देखो कहा है 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इससे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट कितने का पड़ रहा है, 50,000 का। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 50,000 प्रिंसिपल है और 15,000 इंटरेस्ट है, मतलब पहला में पेमेंट टोटल कितनी हो गई, 65। इस डेट पे क्या आ जाएंगी आपकी टू बैलेंस सीडी, कितना रिमेनिंग होगा, तो 2,50,000। अब अगर इसको हम क्लोज करें तो ये 3,15,000 एंड दिस विल आल्सो 3,15,000। अब हमें क्या करनी है, तो इस डेट से नेक्स्ट डेट दैट इज द 1st of 4/20 में हम क्या कर देंगे, बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। कितना हो जाएगा, तो अगेन 2,50,000। अब आपको अगेन क्या करनी है, 6 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। तो इसके बाद 6 मंथ कब आएगी, 30th of 9 2020। अगेन सबसे पहले आपको यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो 2,50,000 का 10% अगेन फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो 2,50,000 का 10% 6 मंथ से निकालोगे तो 12,500 आ जाएगी। सेम इस डेट पर आकर क्या करोगे, अब आप पेमेंट करोगे ऑफ 9/2020 में टू बैंक। तो अगेन पेमेंट कितना करोगे, अगेन प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट मनी दैट इज 12,500, दैट इज 62,500। डिफरेंस बैलेंस को आप क्या करोगे, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके क्लोज कर दोगे, दैट इज 2 लाख रुपीस, 2,62,500, 2,62,500
62,500। बाकी आगे फिर CD को BD करके फिर उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर पेमेंट करोगे। ये ना बहुत ज़रूरी है इस बार के एग्जाम के लिए। लोन अमाउंट बनाना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि 4 मार्कर्स में भी आ सकते हैं ये आपके। क्लियर? ये थी पूरी ओवरऑल रिटायरमेंट एंड डेथ की सारी कॉन्सेप्ट्स। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे प्लीज कमेंट करो, मैं उस पर अगेन एक वीडियो नीट करके एक क्लियर वीडियो फिर से आपको बना दूंगा, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको। इसकी जो नोट्स है मेरी इंस्टा के लिंक पर आपको मिल जाएंगी, खुद के मिल जाएंगे आपको। इंस्टा के प्रोफाइल लिंक जो है वो मैं आपको चेक कर दूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। और रिमेनिंग पार्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, और पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की लिस्ट आपको अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।